नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। क्या दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को तो यही लगता है। अनिल विज की अगर माने तो हरियाणा में कोरोना दिल्ली की देन है, लिहाजा पहले की ही तरह फिर से दिल्ली से लगते हुए बॉर्डर्स को सील करने पर विचार हो रहा है। हालांकि दूसरे जिलों में भी सख्ती बरती जा सकती है और इसलिए अब जल्द ही एक बैठक भी हो सकती है। इसमें गौरतलब बात यह है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर यानी कि दिल्ली से सटे ये वो 4 जिले हैं जहां पर 80% मामले पॉजिटिव मिले, इसलिए सरकार की चिंता बढ़ना लाजमी है। अब अकेले हरियाणा सरकार ही नहीं, लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए कई राज्यों ने फिर से सख्त कदम उठा लिए हैं। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक हर हफ्ते लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान ने भी बॉर्डर को सील करके सख्ती बरतनी अभी से शुरू कर दी है। तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के अलग अलग प्रदेश अपने अपने स्तर पर सख्ती बरत रहे हैं और शायद इसी को देखते हुए हरियाणा के अंदर भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जा सकता है। और क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री की तरफ से, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इनमें हरियाणा के कोरोना केसेस के 80% केसेस हैं। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की विचार कर रहे हैं। अभी वहां पर भी लगाएंगे, बाकी जगह का भी सोच रहे हैं, बातचीत करेंगे तब फाइनल करेंगे। नहीं, तो कुल मिलाकर के कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पूरे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, और उसको लेकर के राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर इसको कंटेन करने में लगी हुई हैं। अब हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है, आइए ग्राफिक के जरिए एक बार आपको यह भी दिखाते हैं। तो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर को सील आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत और झज्जर ये वो 4 जिले हैं जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं और यहां पर एनसीआर के इन 4 जिलों में 80% जो मामले हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी कि आधी तादाद हम कह सकते हैं कि इन्हीं जिलों में देखने को मिली है हरियाणा के अंदर पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है। कई राज्य अब इन सब के बीच में कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिनका जिक्र अभी हम लोगों ने किया। इसमें चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पे मिनी लॉकडाउन जैसा हुआ, 55 घंटे का भी लॉकडाउन और अब वीकेंड पे भी लॉकडाउन रहेगा। तो इसको देखते हुए गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कड़े फैसले लिए गए हैं। और अब अनिल विज ने इन सबको लेकर के क्या कुछ कहा है ये भी आप देख लीजिए। जब दिल्ली बंद थी तब हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन दिल्ली जब से खुली उसके बाद केसेस बढ़े और इसलिए इस पर हम विचार कर रहे हैं। ये बात अनिल विज ने कही, वो स्टेटमेंट अभी आपने सुना था। दिल्ली से आने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट किया जाए ये संभव नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं, कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, इस ओर इशारा कर दिया। और 4 जिलों का नाम गृह मंत्री की तरफ से लिया भी गया जिसमें उन्होंने इस बात को भी कहा कि एनसीआर के वो 4 जिले गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर, इन सभी जगहों पर जो 80% मामले हैं वो पॉजिटिव के मिल रहे हैं और इसलिए ये विचार हो रहा है। तमाम तथ्यों की जानकारी और मिलने के बाद ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में इन सभी जो एनसीआर के लगते हुए जो जिले हैं इनके बॉर्डर्स को सील कर दिया जाए। अब देखिए कोरोना के एक्टिव केसेस 5000 हैं, टेस्टिंग 15,000 हो रही है 1 मिलियन पर। बिना मास्क वालों पे 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये सब अपने स्तर पे कवायद हो रही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो लगातार आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अब कुल मिलाकर के एक बार फिर से जो संकेत अनिल विज की तरफ से दिए गए हैं इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आज चर्चा बड़ी बहस में होगी। आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि क्या प्रदेश में दिल्ली की वजह से कोरोना बढ़ रहा है? क्योंकि ये बात स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री की तरफ से कही गई कि जब दिल्ली लॉक थी तो हरियाणा के अंदर केसेस नियंत्रण में थे, लेकिन अब बढ़ रहे हैं। दूसरा अहम सवाल यह है कि कर्फ्यू और इंडस्ट्री साथ साथ आकर कैसे चलेंगे, क्योंकि एक तरफ तो आपको इंडस्ट्री भी चलाना है, अर्थव्यवस्था को भी देखना है और अगर कर्फ्यू लगता है, बॉर्डर सील होते हैं तो फिर इसका इंपैक्ट इस पर कैसे होगा और इससे निपटने का प्लान क्या है। तीसरा अहम सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सीमा सील करने से कोरोना पे लगाम लग जाएगी? ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है क्योंकि दिल्ली को लेकर के प्रश्न जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है तब से उठ रहे हैं और आज भी वो प्रश्न बरकरार हैं।
तो कुल मिलाकर के आज की बड़ी बहस की चर्चा इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी और एनसीआर के जिलों का जो हाल है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद चर्चा की शुरुआat करेंगे। एनसीआर के जिलों का क्या हाल है, एक बार आपको ग्राफिक के जरिए ये भी दिखा देते हैं, इसको भी देखिए और समझिए। गुरुग्राम का हम लोग जिक्र कर रहे थे, संक्रमितों की संख्या 6,966 है, 107 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत का जिक्र हुआ, 2049 लोग संक्रमित हैं, 24 लोगों की यहां पर मौत हुई है। ये दिल्ली से लगते हुए जो जिले हैं उनका हाल हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन यहां पर भी आप देखिए 2590 केसेस ये हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा भी सर्वाधिक प्रभावी जिलों में से एक है। गाजियाबाद आप देखिए संक्रमित, ये भी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावी जिलों में से एक है। 3276 मौत यहां पर 62 हुई है। फरीदाबाद फिर से आ जाते हैं, हरियाणा का जिला, एनसीआर का ही क्षेत्र है। 5560 केसेस हैं, 40 मौत फरीदाबाद के अंदर हो चुकी हैं। झज्जर का भी जिक्र कर लेते हैं, 504 संक्रमित हैं यहां पर जो एक्टिव केस हैं और 6 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो दिल्ली से लगते हुए जो जिले हैं उनका हाल हम आपको दिखा रहे हैं और इसलिए शायद ये जो कवायद है, ये जो कोशिश है वो अब आगे आने वाले समय में भी आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकती है कि ये जो इलाके हैं इनको सील किया जा सकता है। खासतौर से हरियाणा के वो जिले जो सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं, दिल्ली के पास जिनके जो सीमाएं हैं जो सटती हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा फरीदाबाद की जो बॉर्डर्स हैं उनको सील रखा गया था, गुरुग्राम के बॉर्डर को भी सील रखा गया था, झज्जर और ये वो तमाम इलाके हैं जिनको लेकर के अब गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इन इलाकों को आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इन बॉर्डर्स को सील कर दिया जाए। और अब इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रेणु भाटिया जी आपका। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रंजीता मेहता जी आपका बहुत स्वागत है। और अमित नेहरा जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमित नेहरा जी से भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। रंजीता जी आपसे शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री इस बात को फिर एक बार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस हैं वो दिल्ली की वजह से जो उनकी रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसलिए यह संभव है कि आने वाले समय में जो बॉर्डर्स हैं उनको एक बार फिर से सील किया जाए। कैसे देखती हैं इसको और इस स्टेटमेंट को जो कि गृह मंत्री की तरफ से दिया गया? देखिए, गृह मंत्री जी तो पहले भी बहुत चिंतित थे। गृह मंत्री जी तो पहली बार भी बहुत स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं तो कुछ भी हो सकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि अनिल जी के कहने के बावजूद भी ना तो इनके सत्ता याफ्ता जो सहयोगी दल है वो इस बात को मानते हैं, ना इनके बिजली मंत्री इस बात को मानते हैं, ना इनके जो इनेलो के मित्र हैं वो इस बात को मानते हैं। जिस तरीके से राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, आप बड़ौदा और उकलाना के चुनाव को लेकर निश्चित तौर पे हर चीज को ताक पे रखकर राजनीति को प्रायोरिटी दी जा रही है। इस समय राजनीति आवश्यक है, इस समय लोगों की जान आवश्यक नहीं है। फिर हम दिल्ली वालों को कसूरवार ठहराए या पड़ोसी किसी राज्य को कसूरवार ठहराए वो अलग बात है। इनके खुद के एमएलए कुरुक्षेत्र के थाने सर से वो क्रमित हुए, इनके खुद के हिसार के सांसद हैं वो क्रमित हुए, इनके वहाँ हिसार के मेयर हैं वो भी क्रमित की उनकी सूचना आई थी, पर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मेरे टेस्ट तो ठीक आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात है कि इस कदर अगर धज्जियां उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं अगर बड़े नेता इस काम को कर रहे हैं। और अनिल विज जी ने और भी बहुत कुछ कहा था। एक कंपनी है SLR जो कि मेडिकल टेस्ट करती है, उनकी रिपोर्ट आई कि ये जो रिपोर्ट है ये पॉजिटिव लोग हैं, और बाद में जब दूसरी लैब टेस्ट से उनका टेस्ट करवाया गया वही रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके कहने के बावजूद आज तक उस कंपनी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, आज भी वो टेस्टिंग कर रही हैं और पैसे बटोर रही हैं। तो अनिल विज जी तो बेचारे बहुत कुछ कहते हैं, पर प्रॉब्लम तो ये है कि लोग मानते नहीं है, ना उनके खुद के सरकार के लोग, ना उनके खुद के मंत्री। नहीं तो मैं तो ये कहूंगी कि दो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे वो स्वयं सीएम साहब क्यों नहीं है, उनको जेल में दे दो, चाहे वो संजय भाटिया। ठीक बात है रंजीता मेहता जी, देखिए कहीं तो कोई दिक्कत हो रही है, इस वजह से जो आंकड़े हैं वो हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, चूंकि आप भी हरियाणा में रह रही हैं, दिल्ली से क्या आपको लगता है कि जो कनेक्शन है हरियाणा के अंदर जो बार बार सामने आ जाता है कि दिल्ली की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली की वजह से जो आसपास के इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? आपको लगता है कि क्या ये एक बड़ा कारण है हरियाणा के अंदर कोरोना के केसेस के बढ़ने के पीछे? देखिए, वो भी एक कारण हो सकता है, पर जो भी लोग बाहर से ट्रैवल करते हैं, हमारे हरियाणा की भी वो सेम पॉलिसी की है, हम 15 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन करते हैं और सभी एहतियात बढ़ते जाते हैं। पर अगर अंदर ही अंदर बढ़ रहा है तो उसका कारण बहुत सारे हैं। ये केवल एक कारण जो मैंने आपको बताया, राजनीतिक सभाएं जो कि बहुत जरूरी है हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए, वो हो रही है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं, 26 से 27 डिपार्टमेंट हरियाणा के ऐसे हैं जिसके अंदर हम
ब्रेक लगा सकते हैं, हम उनमें से अटेंडेंस जो 33% कर सकते हैं, पर अटेंडेंस वहाँ पे 100% चल रही है। वहाँ पर पूरे 100% लोगों को ऑफिस आने के लिए बोला जा रहा है, जिसके कारण पब्लिक डीलिंग होती है, लोग जाते हैं, अपना काम करवाते हैं और कोई भी एहतियात नहीं बरता जाता, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। फिर दूसरा कारण, यूजीसी ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि हम तो एग्जाम लेंगे। अब लाखों बच्चों का भविष्य है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपने कोरोना की दवाई बना दी और 15 अगस्त को आप उसको लॉन्च कर देंगे। पहले आपके बाबा रामदेव जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैंने कोरोना की दवाई बना दी है क्लोनरी के नाम से, और बाद में उन्होंने यूज कर लिया। तो ऐसे लोग जो भ्रमित करते हैं कि हम दवाई बना चुके हैं या हम दवाई बनाने वाले हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? लोग इसलिए लीनियंट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि दवाई तो बनने ही वाली है, कोई बात नहीं, अपना व्यापार कम क्यों करें, अपना काम कम क्यों करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कंट्रोल में लाई जा सकती हैं, और अनिल विज जी जो गृह मंत्री हैं निश्चित तौर पर बेचारे चिंता तो बहुत कर रहे हैं, पर उनके कहने पर अमल और असर जो है वो कम हो रहा है मार्केट के अंदर। रंजीता मेहता जी जवाब दें। रेणु भाटिया जी, सॉरी। आयुष, मेरी आवाज आ रही है? जी जी रेणु भाटिया जी मैं सुन पा रहा हूँ, जवाब दें रंजीता मेहता जी ने जो बात कही। मैं रंजीता जी को सुन रही थी, आज बड़े फुल जोश में बोल रही हैं और सारी बातें इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती जा रही है, लेकिन ये भूल रही है कि कोरोना ना आपका रिश्तेदार है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना आप पार्टी का रिश्तेदार है। ये कोरोना किसी को भी चिपक सकता है और किसी की जिंदगी में भी इस तरह से ये वायरस आ सकता है। तो आप ये कहें कि सरकार ऐसे कर रही है और वो फलाना घूम रहा है और ढिमकाना घूम रहा है, या तो इनको दो बातें हो सकती हैं, या तो इनको ये अफसोस है कि ये सरकार काम क्यों कर रही है, कभी ये ऑफिस गिनवा रहे हैं, कभी कुछ गिनवा रहे हैं। आप देखिए हरियाणा प्रदेश का कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ पर काम हो रहा हो और सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, उन नियमों का पालन ना किया जा रहा हो। और मजे की बात यह है, ये कोरोना तब भी आ सकता था अगर इनकी सरकार होती, और कई प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी कोरोना है, पूरे दुनिया में है। तो क्या वहाँ पर लोग काम करने नहीं आ रहे? जब हमें जीना कोरोना के साथ है, जब तक ये पूरी तरह से इसकी कोई मेडिसिन नहीं आई है, तब तक हमें क्या इस तरह से बातों को लेना है? जब पूरा फुल लॉकडाउन हुआ था, सिस्टम बंद किए गए थे, तब ये लोग बोलते थे, विपक्ष के लोग यानी रंजीता जी की पार्टी के लोग, और रंजीता जी बोलती थी कि लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के काम बंद हो रहे हैं। तब भी ऑब्जेक्शन था। जब बहुत स्ट्रिक्टनेस की गई थी, चलान किए जाते हैं तो भी ये स्ट्रिक्टनेस पर बोलते हैं कि गरीब लोगों को चलान किए जाते हैं। अरे स्ट्रिक्टनेस करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, सिस्टम फॉलो करने के लिए रेणु भाटिया जी देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है इन बातों को कहना, और विपक्ष वो काम कर रहा है, विपक्ष बता रहा है कि ये चीजें हैं, ठीक है। अब उस पर क्या वो पैरामीटर्स पे खरा उतरता है नहीं उतरता है, उसका जवाब मुझे लगता है रेणु भाटिया जी ठीक है आप दे रही हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, केसेस तो बढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, गृह मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं। अगर दिल्ली का कनेक्शन है तो फिर इसको पहले से ही कंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी आप लोग ये कवायद कर चुके हैं, फिर से जब केसेस बढ़ रहे हैं अब आप लोग कह रहे हैं कि हम फिर से करेंगे। अब इसके साथ सवाल दो बड़े महत्वपूर्ण ये पैदा हो जाते हैं कि एक तरफ तो आपको इकोनॉमी को भी पटरी पर लाना है, लोगों को उनके रोजगार भी उपलब्ध करवाने हैं, लोग अपनी जिंदगी को आम जीवन जैसे पहले जीते थे वैसे जिए, कोरोना के साथ सुरक्षित होकर के ये भी करवाना है, साथ ही साथ केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये दोनों चीजें मैनेज कैसे करेंगे, मैं ये केवल आपसे समझना चाह रहा था, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा बताएं। देखिए आयुष, जब हमें मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में ये आपदा आई हुई है और हम सबको बैलेंस करके चलना है, तो ट्रैवलिंग को रोका गया, फ्लाइट्स रोकी गई, ट्रेन रोकी गई, ये सारा सिस्टम फॉलो किया गया ना। इसीलिए किया गया कि ये जो वायरस है ये ट्रैवल जिस तरीके से करता है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सारी बातों को, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल जिस तरह से हो रहा है लोगों का, उसमें ये बीमारी दूसरी जगह पर फॉलो करती है। इन सब चीजों को रोकने के लिए ही तो ये सारे कानून नियम बनाए गए हैं। और अगर हम इनके लिए भी अगर सरकारों को दोष दें या पर्टिकुलर कौन क्या कर रहा है इस तरह की बातें करें, तो इस आपदा से लड़ा कैसे जाएगा? अभी रंजीता जी एक शब्द, एक लाइन का इस्तेमाल कर रही थी, मुझे ताज्जुब है, ये बहुत सुलझी हुई प्रवक्ता है भाजपा की, मेरी फेवरेट है कांग्रेस की, लेकिन ये इन्होंने जो लाइन बोली, आपके रामदेव बाबा, आपके रामदेव बाबा क्या होता है? रामदेव बाबा तो सबके है, जो भी वो दवाई निकालते हैं या जो भी वो बताते हैं वो तो सबके लिए होता है, तो आपके का क्या मतलब हुआ? डींगे मारते हैं। अगर ये दवाई कोई विदेशी कंपनी निकाल लेती तो क्या हमारे कांग्रेस की ये बहन
या इनकी पार्टी के लोग कहते कि बहुत अच्छा हुआ, और अगर हिंदुस्तान में कोई प्रयास कर रहा है इस दवाई को निकालने का तो हमारी बहन कहती है डींगे मार रहे हैं। मतलब भाषा की मर्यादा भी नहीं फॉलो करते हैं, नियमों को फॉलो भी नहीं करते हैं, सरकार कुछ करना चाहती है उसको फॉलो भी नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% प्योर नहीं है। ठीक है रंजीता जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा मैं, लेकिन अब अमित नेहरा जी के पास जाऊंगा। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है अमित नेहरा जी आपका इस चर्चा में। अमित नेहरा जी, बहुत सीधा सा सवाल है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है आप भी इन चर्चाओं में बैठ चुके हैं मेरे साथ ही, दिल्ली को लेकर के बहुत प्रश्न उठते हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये जिन इलाकों का जिक्र होता है, खासतौर से एनसीआर के पूरे इलाके का, कोरोना के केसेस का वहां पे ज्यादा बढ़ना, उसके लिए दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहरा देना, क्या इस बात को आप सही मानते हैं? आपको लगता है कि एग्जैक्ट यही बात है कि दिल्ली की वजह से फैल रहा है, या इसके पीछे कोई और चीजें हैं जिसको कहीं ढकने छुपाने की कोशिश होती है, ठीक रहा कहीं और फोड़ दिया जाता है? अमित नेहरा जी। देखिए आयुष, ये जो बीमारी है तो हमें इसमें राजनीतिक बीमारी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सोच इसमें रखनी चाहिए। हमें राजनीति की सोच को एक तरफ रख देना चाहिए। बात यह है कि आपने कहा कि क्या ये दिल्ली से फैली है, तो भाई दिल्ली से नहीं फैली, ये बीमारी अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और इसका जो उद्गम है वो चाइना का वुहान शहर है। वुहान से ये धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई और पूरे संसार से फिर ये भारत में आ गई। अब भारत में आई कैसे? भारत में जो यात्री बाहर से आए वो लेके आए इस बीमारी को, और वो यात्री आए कहाँ से? ज्यादातर जो यात्री आते हैं भारत में वो फ्लाइट्स के जरिए आते हैं। तो फ्लाइट्स कहाँ आती हैं? वो दिल्ली आती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट, ये अपना एयरपोर्ट है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा फ्लाइट आई यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि पहली जो एडवाइजरी जारी की थी भारत सरकार ने 29 जनवरी को ही कर दी थी कि चीन से जो आने वाली फ्लाइट है उनकी चेकिंग होगी, थर्मो चेकिंग होगी। तो सीधी सी बात यह है कि फ्लाइट्स लेके आई हैं इन्फेक्शन, और दिल्ली में सबसे ज्यादा फ्लाइट आती है। तो पहली बात। दूसरी बात, जो एयरपोर्ट है दिल्ली का वो गुड़गांव के नजदीक है। गुड़गांव में बहुत ज्यादा एनआरआई है, ज्यादातर जो विदेशी हैं वो भी गुड़गांव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की जो दूरी है वो दिल्ली के बहुत से इलाकों से गुड़गांव से नजदीक है वो। तो निश्चित तौर पे गुड़गांव इससे प्रभावित हुआ। तो यही वजह है कि आज के दिन 7,000 से ज्यादा केस हो चुके गुड़गांव में। तो बात यह है कि पहली बात तो यह है कि हमें राजनीति को छोड़ना होगा कि कौन सा शहर, कौन सा प्रदेश किस पार्टी से शासित है। भाई ये एक महामारी है, इसका मुकाबला तो हम इससे बचाव करके, इसका इलाज करके ही कर सकते हैं। अब एक मुंबई है, मुंबई भी बहुत ज्यादा इससे इन्फेक्टेड हुआ, वहां भी फ्लाइट्स के जरिए आए लोग बाग। मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तीसरा जो रहा वो अहमदाबाद रहा, वहां पे नमस्ते ट्रम्प किया गया था। नमस्ते ट्रम्प पे बहुत ज्यादा विदेशी आए, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हुई। तो ये तो एक हर शहर के, हर स्टेट के जो है वो अपने कारण रहे हैं इसमें। अब बात आती है इससे मुकाबला कैसे किया जाए। देखिए आयुष, मेरा मानना ये है कि कई बार हम जब प्रतिबंध लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, और जब ढील देते हैं तो हद से ज्यादा ढील दे देते हैं जो देनी नहीं चाहिए। मैं आप छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जब लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था, हरियाणा में भी लॉकडाउन था, तो यहाँ गुड़गांव में क्या किया इन्होंने कि सीमाएं बिल्कुल सील कर दो जो दिल्ली की हैं। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये है कि पुलिस और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, वो दिल्ली से हरियाणा भी आ सकते हैं, हरियाणा से दिल्ली भी जा सकते हैं। लेकिन बॉर्डर ऐसे सील कर दिए, ना तो दिल्ली पुलिस यहाँ आने दी हरियाणा में, ना यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी दिल्ली जाने दिए, ना दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आने दिए। और जो एक्ट है उसमें ये प्रोविजन था ही नहीं कि आप इनको रोक सकते हैं। यहाँ तक हुआ कि गुड़गांव पुलिस ने दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को बंधक तक बना लिया, उनकी जिप्सी यहाँ पे रुकवा ली, जब्त कर ली। तो इसके चक्कर में दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट गई, भाई आप बताएं, हरियाणा पुलिस को उन्होंने पार्टी बनाया कि आपने किस आधार पे हमारे जवानों को बंधक बनाया। तो हरियाणा पुलिस के पास उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कहा था हमें इसको रोकने के लिए, ना प्रशासन के पास कोई जवाब था। प्रशासन ने कहा हमने तो कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। हालांकि वो बात गोल होगी, उससे ज्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का और कई तरह की चीजें आ गई।
उसके बाद ढील दे दी गई है जो बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रतिबंध लगाते तो हद से ज्यादा प्रतिबंध लगा देते हो। अब छूट दी है तो इतनी ज्यादा छूट दे दी, जैसे कि प्रतिभागी कह रही है कि रैलियां हो रही हैं, कोई ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है। तो ये चीजें क्या है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से लड़ना होगा जब तक इसकी वैक्सीन ना बन जाती, जब तक इसकी दवाई ना आ जाती। रंजीता जी क्या कहना चाह रहे थे? जी आइए। देखिए, रेणु भाटिया जी मेरी बड़ी बहन है और उनको गुस्सा आ जाता है अगर बीजेपी के बारे में कुछ बोलो। तो भाभी क्या, देखिए वो वहाँ की प्रवक्ता है, गलत बात पर बोलो तो। आज भी कहते हैं कि ये ऐसी बात है, किसी को भी चिपक सकती है। मैं मानती हूँ चिपक सकती है, इसलिए तो बोल रही हूँ। क्या इस समय में हमारी राजनीतिक रैलियां करना इतना इम्पोर्टेंट है कि हम हर चीज की धज्जियां उड़ाकर अपनी वो सभाएं अभी भी जारी रखें, क्योंकि बड़ौदा के चुनाव सिर के ऊपर है। क्या हमारे लिए एक चीज इतना इम्पोर्टेंट है कि एमपी में जब सरकार गिरानी थी तो हमने इंतजार किया कि कोरोना आ रहा है, आने तो कोई बात नहीं, पहले सरकार गिराने दो। और आज जो गतिविधियां आप राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान जो है, चाहे वो देश का हो चाहे वो स्टेट का हो, सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है, सरकारें कैसे गिरानी है, कैसे अपनी सरकारें बनानी है, इस चीज में ज्यादा है और कोरोना का उपाय निकालने में कम है। और जहां तक बाबा रामदेव की बात है, ये वही बाबा रामदेव हैं जो पुत्र जीवक बीज की दवाई जब बनाते थे तब भी हमने उनका विरोध किया था कि बेटियां हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, आप ऐसी दवाई मत बनाइए। और बाबा रामदेव को आज एम्बेसडर जो बना रखा है वो आपकी पार्टी ने बना रखा है, क्योंकि बाबा रामदेव कहा है मैंने। और अगर कोई और ऐसा काम करता कि दवाई को अनाउंस करता फिर न्यूटन लेता तो निश्चित तौर पे आप उसके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज करते। तो कोई बात नहीं, वो आपके बाबा रामदेव है, हम सबके बाबा रामदेव है, तो जितना बड़ा उनका व्यापार खड़ा होता है होने दीजिए। चाहे उनकी दवाई कोई खाए तब भी ठीक है, उनकी दवाई भ्रम में ना खाए तब भी ठीक है। और जहां तक बात है मंदिरों की, मस्जिदों की, आज आपने सबके द्वार खोल दिए हैं। आज आपने ये कह दिया कि आप जो है हरिद्वार में जाइए पानी पीने के लिए, आपको मंदिरों में हम लंगर से वहीं से कराएंगे। क्या आपने कोई ऐसी सुविधा जहाँ पर जाती कि मंदिर जो है एक पॉपुलेशन 5000 की होती है, उसके अंदर एक मंदिर होता है। अगर आप ये अनाउंसमेंट खुद स्वयं कर रहे हैं कि कावड़ लेने मत चाहिए, अब जंगल जल आपको नहीं मंदिरों में मिलेगा, तो वहाँ पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए कौन सी आपकी व्यवस्था है? तो जिस तरीके की आप चीजें अनाउंस करते हैं, क्या आप अंजाम भी सोचिए कि क्या हो सकते हैं। क्या मंदिर और मस्जिद का अब इस समय आप कह रहे हैं व्यापार डाउन है, नुकसान हो रहा है, तो मंदिर ना जाने से किसका क्या नुकसान हो रहा था ये बताइए। रेणु भाटिया जी ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। रेणु भाटिया जी जवाब दें। सब चीज नहीं है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। रेणु भाटिया जी। मैं रंजीता जी की बहुत सारी बातों पर ये सोच रही थी कि कांग्रेस की नीति क्या है देश के लिए, कांग्रेस की सोच क्या है इस आपदा की घड़ी में। अगर काम करते हैं, फ्लो में आना चाहते हैं, आयुष जैसे अभी आप कह रहे थे हमें कोरोना के साथ ही फ्लो में आना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनने हैं, दवा का इंतजार करना है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके अपनी रोटी रोजी के लिए भी सोचना है। ये हम बात करते हैं, बार बार इसी ओर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष को अगर काम करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, तो भी इनके अंदर आपदा आ जाती है। यदि हम डिस्टेंसिंग रखने की बात करते हैं और कोई स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो भी इनको आपदा होती है। तो मतलब कांग्रेस चाहती क्या है करना, यानी अगर किसी प्रदेश में कोई चुनाव है, कोई काम है, अगर हम कर रहे हैं, या क्या चुनाव हम अपने आप से लड़ रहे हैं, क्या वहाँ पर ये विपक्ष नहीं होगा, या वहाँ पर इस चीजों को सोचकर काम नहीं किया जा रहा। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, आपके ही लोग, अगर आप चुनावों की बात करते हैं तो आप ही के आपस में लोग लड़ रहे हैं राजस्थान में। उन्होंने कहा राजस्थान की सरकार ने कहा सोचा कि कोरोना चल रहा है, गहलोत जी ने कहा सोचा, और आप लोग सारे मिलकर जब वहाँ प्रियंका जी जा रही है, वहाँ राहुल जी जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तब कोरोना की याद नहीं आती। ये आपके अंदर की जो भाव है ना, जो आप लोगों के अंदर की जो लड़ाई है, उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं। भाजपा ने कुछ नहीं कहा चुनाव के लिए, वहाँ पर ना कोई इस तरह की बात करी है। और भाजपा तो हर रोज अपने अगर अधिकारियों से भी मिल रही है, कार्यक्रम कोई जो आयोजित भी कर रही है, तो डे एंड नाइट किसी चीज को आगे फोकस करने का प्रयास भी कर रही है। तो वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अधिक से अधिक कोशिश ये की जा रही है।
इवन हर कार्यालय, चंडीगढ़ में भी आप जाकर देखिए, मैं परसों ही चंडीगढ़ विजिट करके आई जब अपने प्रोग्राम में, तो मैंने ये देखा कितना सिस्टमैटिक तरीके से हर ऑफिस को किया गया है। वहाँ सैनिटाइजिंग मशीन, वहाँ मास्क प्रोवाइड करना, अगर कोई आता है ऑफिस में घुसता है उसको मास्क दिया जाता है, मतलब हर तरह से सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इन चीजों की चिंता नहीं है। और मैंने अभी शुरुआत में भी ये बात दोहराई, रेणु भाटिया जी, लेकिन फिर इसके साथ सवाल ये जुड़ जाता है, रेणु भाटिया जी, इन तमाम प्रयासों के साथ फिर सवाल ये जुड़ जाता है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ क्यों रही है? अगर इतने प्रयास आप बता रहे हैं कि कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग मास्क भी लगा रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो ये रफ्तार बढ़ क्यों रही है? कहीं तो लैक हो रहा है, कहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से ये जो आंकड़े हैं उस पर बजाय वो कम होने के वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्यों का जवाब तो आपको ही ढूंढना होगा, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं, चाबी आपके हाथ में, तो तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, इसकी ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी ही है। क्यों बढ़ रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, और हम जितना अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और हर मोमेंट पे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा घंटा नहीं होता जिसमें वो अपनी पूरा डाटा ना मांगते हो, पूरा पूछते ना हो कि क्या हुआ इस घंटे में, अगले घंटे में क्या हमने सुविधा रखी है, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसका सुधार कैसे करना है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उनको कि आज इतनी आपदा के समय में भी वो मिनट टू मिनट रिपोर्ट ले रहे हैं कि हम किस तरह से और अधिक बचाव कर सकें। और दूसरी बात आपने कहा ये किस तरह से कर दी, आप देखिए एरिया सीलिंग की जब बात आती है, या कर्फ्यू की जब हम बात करते हैं, या दोबारा से लॉकडाउन की अगर विचार विमर्श होता है, तो वो इसीलिए होता है कि जनता को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अभी अमित मेहरा जी जिस तरह से बात कर रहे थे दिल्ली वाली, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी ट्रैवलिंग हो रही है, अगर दिल्ली से कोई किसी भी प्रदेश में जा रहा है तो उनका क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। और वहाँ से ही बहुत सारी चीजें निकल कर आई। पिछले दिनों में जो आंकड़े आपने देखे दिल्ली प्रदेश से जो मूवमेंट हुई जगह जगह पर, वो उसने हर प्रदेश में आंकड़ों को बढ़ाया है। आप ये देखिए मुंबई में जो हाल है, महाराष्ट्र में मुंबई से कोई ट्रैवल करता है दिल्ली, उसको हम 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं, केवल इसीलिए कि वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर इस चीज को ना आगे फैलाए। तो जितना भी प्रयास अधिक से अधिक हो सकता है। और मैं अपनी साथी प्रवक्ता से भी पूछ रही हूँ कि अगर ये तो एक ऐसी आपदा है, जिस तरह से अमित भाई बोल रहे थे मेहरा जी, कि इसको तो हमें कोई राजनीतिक सोच से ना करके, प्रदेशों की सोच को ना रखते हुए आपस में मेल जोल करके करना है, तो उसमें तो हम सबका सहयोग भी मांगते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई अन्य पार्टी किसी प्रदेश की हो। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ा जाएगा, ना कि एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करके। ठीक है अमित नेहरा जी, लेकिन एक बड़ा सवाल अहम ये है, क्योंकि दिल्ली को लेकर के जब सवाल होता है तो क्या आपको लगता है, और खासतौर से चूंकि अब हम लोग हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जो लगते हुए बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, दिल्ली की सीमाओं को सील कर देने से इसमें कमी आएगी? आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये चीज सही है? और अगर ऐसा है तो पहले भी तो सील होता रहा, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आया? या गृह मंत्री जो बात कह रहे थे उस बात में भी आपको दम नजर आता है कि जब तक दिल्ली पूरी तरीके से लॉकडाउन था, हरियाणा के अंदर स्थिति नियंत्रण में थी, जब से वहां पर सब चीजें ओपन हुई हैं, देश के अंदर अनलॉक हुआ है, तब से यहाँ भी केसेस बढ़े हैं। इन दोनों ही चीजों में कौन सी बात आपको ऐसी है जो ज्यादा सही लगती है और आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए आयुष, लॉकडाउन कोई हल नहीं है इस बीमारी का, और दूसरी बात, सीमाएं सील करना तो बिल्कुल ही हल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है और समय की भी बर्बादी है, मैं तो ये कहूंगा। और आज देखिए एनसीआर जो है वो 2 या 3 या 4 अलग अलग स्टेट नहीं रहे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा, ये एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं आप देखेंगे तो। क्योंकि बहुत से उद्योगपति ऐसे हैं जो दिल्ली रहते हैं, जिनके इंडस्ट्री गुड़गांव में है, कुछ ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनकी इंडस्ट्री फरीदाबाद में है। तो ये एक तरह का आपस का मामला है। इनमें अगर चैन तोड़ दी तो हम आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे। तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग उचित शब्द नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द है इसके लिए वैसे तो, कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का पालन करें,
और जो समय समय पे जो वैधानिक चेतावनियां हैं डॉक्टरों की, WHO की, उसका पालन करें तो उसमें आसानी से हम जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आप सीमाएं सील करने के बजाय हर स्टेट का मुख्यमंत्री कम से कम रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आज हमारे यहाँ इतने इन्फेक्टेड केस आए हैं, कल इतने आने का अनुमान है, हम ये कर रहे हैं, हमारे पास ये संसाधन है, और पत्रकारों के सवालों का जवाब दें। हमारे सामने अमेरिका एक मॉडल है, राष्ट्रपति ट्रंप है जो उन्होंने लगातार 1.5-2 महीने रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई जो काम करे वो दिखना भी चाहिए और टीवी, अखबारों, रेडियो के माध्यम से आना भी चाहिए कि राष्ट्रपति क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं, हमारी योजना क्या है। आज के दिन अगर इसकी दवाई नहीं है तो डाटा तो है। वे डाटा में एक जो महत्वपूर्ण शब्दावली वो है फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। ये एक साइंटिफिक टर्म है। इसमें ये है कि जैसे ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो ये बराबर कब आएगा और फिर नीचे कब आएगा। तो जब तक नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं होगी, कोई जिम्मेदार आदमी इसको बताएगा ही नहीं रोजाना भी हम किस स्टेज तक आ चुके हैं, तो ये एक असमंजस की स्थिति रहेगी। उससे ये होगा कि रोजाना इंटरेक्ट करें मीडिया से, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, संबंधित जिलों के डीसी हो, तो वो रोजाना आए, बताएं, फेसबुक पे लाइव हो, जितने भी सोशल मीडिया के या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम। लेकिन इसी के साथ अमित नेहरा जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, खासतौर से जिन चार जिलों का जिक्र होता है, अमित नेहरा जी, चाहे हम गुरुग्राम का जिक्र कर लें, फरीदाबाद का जिक्र कर लें, सोनीपत का या फिर झज्जर का, ये 4 जिले हम लोग को पहले दिन से दिख रहा है कि केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ उसका कनेक्शन आप जोड़ लें या जो भी वजह उसके पीछे आप मान लें, लेकिन रणनीति ऐसे तौर पर क्या होनी चाहिए थी जब आपको पता है, जिस डाटा का आप जिक्र कर रहे हैं वो डाटा आपके पास है, आप जान रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां पे संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है और ज्यादा संख्या में है, उसको लेकर के क्या स्पेसिफिक होकर के कोई आपको कार्य योजना नजर आई अब तक कि हाँ ये जिले हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हैं, यहां पर हमने विशेष ये काम किया, हम कंटेन कर पाए? क्या आपको लग रहा है कि जो नीति है वो कम से कम इन इलाकों में ही या इन जिलों को लेकर ही कोई सही या बड़ी स्पेसिफिक होकर के आपको नजर आई हो? नेहरा जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी गंभीरता से सोच रही है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब ये शुरू हुआ कोरोना काल, तो यहाँ के जो तत्कालीन अपने सिविल सर्जन थे, जिनको सीएमओ बोलते हैं, तो वो रोजाना मीडिया तक को जानकारी नहीं दे रहे थे कि स्थिति क्या है, कितने मरीज आए हैं आज और कितने ठीक हुए हैं। मीडिया ने लगातार 15 से 20 दिन हल्ला किया, जब जाके उन सीएमओ साहब की बदली यहाँ से की गई। और बदली करना कोई हल नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई करते, शोकॉज नोटिस देती सरकार, उनको सस्पेंड करती, उनको बर्खास्त करती। अब वो जहां जाएंगे वहां भी यही हाल करेंगे। अगर सरकार से कोई पूछे, अगर जिस व्यक्ति ने गुड़गांव में प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, जहां पे उसको ट्रांसफर किया वहां काम कैसे करने लगेगा वो ठीक? आप उसने जो गड़बड़ की है आप उस पर जांच बिठाइए, लेकिन ये ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उससे आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कोई हल नहीं है। आप बढ़िया अफसरों को लगाए यहाँ पे, ज्यादा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भेजिए, मेडिकल स्टाफ को भेजिए। बिल्कुल, तो कुल मिला के अमित नेहरा जी स्पेसिफिक होकर के आपकी नजर में, पत्रकार होने की नजर में आपको नजर नहीं आया कि कोई ऐसा स्पेशल प्लान होता कि इन इलाकों के लिए खास काम किया गया हो? रंजीता मेहता जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, रेणु जी कह रहे थे कि हम सरकार का सहयोग नहीं कर रहे, हम मिलकर नहीं चल रहे, हम मिलजुल कर नहीं चल रहे। हमने तो अब तक जो भी कहा गया हमें, चाहे वो थालियां बजानी थी, चाहे वो तालियां बजानी थी, चाहे वो दिए जलाने थे, हमने तो मोदी जी के कहने पर सब कुछ किया। पर क्या करे, कोरोना नहीं रुका। अब आप ये देखिए कि मोदी जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि पीएम केयर फंड में से 50,000 जो है वो मेक इन इंडिया के वेंटिलेटर्स को खरीदा जाएगा। उसके लिए 2,000 करोड़ फंड का भी किया गया। पर साथियों के साथ देखिए कि जो इंडस्ट्री है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, पत्र लिखकर की नाराजगी जता रही है कि पिछले 1 महीने से एक भी ऑर्डर जो है सरकारी संस्थाओं द्वारा नहीं दिया जा रहा। हमारे पास स्टॉक इतना शॉर्ट पड़ा हुआ है कि हमें इन्हें बाहर बेचने की इजाजत दी जाए। तो जो 50,000 वेंटिलेटरों की बात की जा रही थी कि जून एंड तक पहुंच जाएंगे, वो 50,000 वेंटिलेटर कहाँ गए जनाब? वो जो 2,000 करोड़ के लिए होटल हुआ था वो पैसा कहाँ गया? तो
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अनखुले जवाब है जो जनता जनार्दन जानता चाहती है। और हम मोदी जी के साथ है, उनके साथ है, पर मोदी जी को मिले कि जापान जैसे एग्जाम्पल करें बिना लॉकडाउन के वहाँ पे कोरोना के ऐसा ऐसा क्योंकि उन्होंने दिखाया है, अपनी सरकार को बताया है कि आज भारत जो है तीसरे स्थान के ऊपर है देशों में। हम तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और स्थिति आ चुकी है कि शायद ही देश में कोई वो बचेगा जिसको कोरोना नहीं इफेक्ट करेगा लाइफ के अंदर। तो निश्चित तौर पे बहुत से गंभीर सवाल है जो आपकी सरकार के खिलाफ उठते हैं और आपको सोचना पड़ेगा। जहां पर विपक्ष से एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष आपको सहयोग करे, विपक्ष पूरा सहयोग कर रहा है। अगर हमें नाराजगी जतानी है अभी हम रैलियां नहीं कर रहे तब। चलिए रंजीता मेहता जी, कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। रेनू भाटिया जी, जो बातें आपने सुनी रंजीता मेहता जी की, मैं चाहूंगा कि उसका भी जवाब दें। साथ ही साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जिसका जिक्र मैंने अमित जी के साथ भी किया, चूंकि आप तो फरीदाबाद और उस आसपास इलाकों को बहुत नजदीक से देख रही हैं। स्पेसिफिक होकर के क्या आपको लग रहा है कि कोई विशेष रणनीति इन एरियो के लिए बनाई गई? क्योंकि खासतौर से जब जिक्र हम लोग गुरुग्राम और फरीदाबाद और सोनीपत का करते हैं तो आधे से ज्यादा केसेस सिर्फ इसी इलाके के अंदर हैं। क्या इसको लेकर के जो काम होना चाहिए या जो स्पेसिफिक एक नीति होनी चाहिए, आपको लगता है वहां नजर आई? देखिए आयुष, जब आप डाटा की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि डे बाय डे ये डाटा बढ़ रहा है। जब आप फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे तो हम कहते हैं कि सरकार फिटनेस बढ़ा रही है। तो अल्टीमेटली कोई एक चीज पे तो हमें रुकना होगा ना। अगर हमें कोरोना के डाटा को रोकना है तो हमें दूसरी तरफ इस चीज को भी रोकना होगा कि हम पब्लिक डीलिंग्स और ये सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर उसको लिमिट में करें। आप ये देखिए, जब हरियाणा में ये तय हुआ कि यहाँ के बाजार एक दिन खुलेंगे एक दिन बंद होंगे, तो भी हमारे विपक्ष ने इस बात को उठाया कि जो है यहाँ के नागरिक कैसे गुजारा करेंगे, व्यापारी बहुत नुकसान में चले जाएंगे। तो इस बात को विचार किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्त ऐसा नहीं होगा इस 3-4 महीनों के दौरान, कोरोना काल लॉकडाउन के दौरान, कि उन्होंने हर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री से बैठक ना की। और आप लोग हम लोग उन दिनों में डिबेट भी करते रहे कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की एक बैठक तो 9-10 घंटे की भी हुई मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअली एक मुख्यमंत्री को उनके प्रदेश की परिस्थिति उनसे पूछी, उसका हल पूछा और सारी स्थिति को अवगत कराते हुए, सारी बातों को देखते हुए उन्होंने उसका क्या हल होना चाहिए उस बारे में विचार किया। तो इसके बाद भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और जब सरकार कोई नियम फॉलो करने की बात कहती है, जब सरकार कोई नियम निकाल देती है, तो अपनी विपक्ष आके इस बातों के विपरीत बात करते हैं। आप ये देखिए, मैं फरीदाबाद में हूँ, मैं बताती हूँ ना, मैं फरीदाबाद में हूँ। यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के नजदीक होने के कारण। रंजीता जी 2 मिनट शांति रखिए ना, मेरी बात सुनिए, आपको उत्तर तभी तो देने का मौका मिलेगा। फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। यहाँ पर जब यहाँ के प्रशासन ने ये डिसाइड किया कि यहाँ के मुख्य बाजारों को ऑल्टरनेट डेज में खोला जाए, तो भी विपक्ष ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया। जब यहाँ पे ये डिसाइड हुआ एक तरफ एक मार्केट खुलेगी, एक लाइन खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी लाइन खुलेगी, तब भी ऑब्जेक्शन हुआ कि यहाँ के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, कैसे होगा। जब सरकार ने ये तय किया कि जो नागरिक, जो मजदूर जहाँ पर है वहीं पर रहे, उस तक भोजन पहुँचाया जाएगा, और पहुँचाया गया। सरकार के द्वारा मैक्सिमम लोगों तक भोजन पहुँचाया गया। और तब विपक्ष ने कहा लोगों को मारने के ऊपर आए हुए हैं। मतलब कहीं एक स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा ना इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, और कोरोना को रोकने के लिए, और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। और जब हमें पता है जब तक वैक्सीन नहीं आया, जब तक कोई दवा पूरे तरीके से नहीं आई है, तब तक हमें जिंदगी को चलाना है, तो कुछ सिस्टम्स को फॉलो करके चलाना होगा। और सिस्टम फॉलो करने के लिए सरकार आपसे कह रही है, और सरकार की अगर आप बात नहीं मानते हैं और उसका ऑब्जेक्ट करते हैं, या विपरीत दिशा में बात करते हैं, या विपरीत दिशा में जाते हैं, तो फिर पैचअप कैसे होगा अच्छे कार्य का। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।
देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार लाइव होकर जनता को एक एक छोटी छोटी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? एक सवाल कर रहा हूँ थी कि रोज डाटा नहीं आता, मेरे अमित भाई बोल रहे थे रोज डाटा नहीं आता, मुझे याद नहीं है क्योंकि हम सारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ पत्रकार हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। आयुष आपको भी ध्यान होगा और आप देखते भी होंगे, लव अग्रवाल जो हमारे केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री को देखते थे, उनका 4 से 5 बजे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी डाटा को लेकर, क्या क्योर हुआ, कहाँ पर गड़बड़ हुई, कहाँ पर कैसे हमें और नियंत्रण करना है, कहाँ हम नियंत्रित कर चुके हैं, इस चीज का वो रोज डाटा देते थे। उसी तरीके से हरियाणा के हर जिले का डिप्टी कमिश्नर रोज डिटेल देते थे, पोर्टल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हम लोगों को भी कई डाटा वहां से पता लगे। तो मैक्सिमम प्रयास इन चीजों का किया गया है। हाँ, लेकिन ये आपदा ऐसी है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, मानसिक तौर पर भी, वैचारिक तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी। तो इसलिए इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़े, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है नेहरा जी एक चीज मुझे बताएं, अगर इतने एफर्ट हो रहे हैं सरकार की तरफ से और जो बात रेणु भाटिया जी कह रही हैं, क्या वजह रह जाती है फिर कहीं? तो जिसका जिक्र हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं कि 2 पहलू हैं, एक तो सरकार की तैयारी क्या है, दूसरा ये है कि पब्लिक को आप कितना अवेयर कर ले जा रहे हैं, क्योंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को या इन चीज़ों को मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी पब्लिक की भी है और साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं उनकी भी है। दिक्कत दरअसल कहाँ हो रही है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि वो अपने स्तर पर काम कर रही है, आंकड़े उससे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। परेशानी असल कहाँ हो रही है और कहाँ पर आपको लगता है कि अभी विशेष होकर अगर फोकस होकर के काम किया जाए तो थोड़ा सा इसको हम कंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? नेहरा जी। ऐसा है आयुष, आपको मैं एक हरियाणवी एक किस्सा बताता हूँ, खासकर रेणु भाभी जी के लिए। वो किस्सा ये है कि एक मठ था बाबा जी का, तो उस बाबा जी का एक मुंह लगा चेला था। तो उस चेले ने बड़ी चिंता व्यक्त की बाबा जी के आगे, बोला बाबा जी, बोला हाँ बच्चा, बोला अपने मठ में ये बच्चे बहुत आ गए हैं, चेले बहुत हो गए हैं, ये तो नुकसान कर देंगे पूरे मठ को, ये तो बड़ा, इनको तो पालना पोसना बड़ा दुष्कर काम हो जाएगा। तो बाबा जी ने एक ही बात कही, बोले यार तू चिंता मत कर, बोले अपने आप भाग जाए भूखे मरते। तो यही बात कोरोना के साथ कर दी है अपने सरकारों ने कि कोई ध्यान नहीं है। अब कहाँ है लव अग्रवाल? जब 500 केसेस थे, जब लव अग्रवाल रोजाना वो किया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मान ली मैंने बात, 500 केसेस में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब 9 लाख केस हो गए, लव अग्रवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई डीसी लाइव नहीं हो रहा है, तो ये क्या मतलब है? ये सिर्फ और सिर्फ देखिए आके बंद करने का काम और कुछ नहीं है। अब इन्फेक्शन ज्यादा फैल है तो सरकार को ज्यादा एफर्ट करने चाहिए। आप शुरू की बात बता रहे हैं, शुरू की बात से कौन इनकार कर रहा है कि एफर्ट नहीं किए, लेकिन अब एफर्ट कहाँ पे है, कहाँ दिखाई दे रहे ग्राउंड पे, कहाँ काम कर रही है सरकारें, कहाँ डाटा है आपका? कहाँ ये है कि जुलाई के एंड तक इतने केसेस हो जाएंगे हरियाणा में, देश में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में? कहाँ पे हैं इनके एक्सपर्ट? है ही नहीं, छोड़ दिया बाबा जी की तरह, बोले भाई अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप मरो कटो जनता, इससे ज्यादा और हम क्या कहें? रंजीता मेहता जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पे नेहा जी जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। जहाँ तक रेणु भाटिया जी बाबू दावा कर रही हैं कि हम ये करते हैं तो विपक्ष ये करता है, हम ये करते हैं तो विपक्ष ये करता है, निश्चित तौर पे आपको भी पता होगा कि कोरोना की वजह से लेकर अब तक विपक्ष ने कभी भी कोई भी जायज चीज जो सरकार द्वारा की गई है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। ये पब्लिक का रोल था, ये पब्लिक है जिस चीज को अपोज करती है और इस चीज को मनवाती है, ना कि विपक्ष। पहली बात तो विपक्ष को मैं क्लियर कर दूं। और दूसरी चीज, जहाँ पर ये कह रही है कि विपक्ष हमें साथ नहीं देता, जितना खाना खिलाने में, जितना खाना बांटने में विपक्ष ने सहयोग किया है, राशन का हो, चाहे सैनिटाइजर का हो, चाहे मास्क बांटने का हो, ना कोई और सरकार कर सकती थी, ना कोई और उसकी इतनी सहायता कर सकता था जितने की हमने की। और उसके बावजूद भी हमें इल्जाम नहीं दिया जाता है कि हम लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। जनाब, आज जनता जनार्दन जो है वो अपनी बेरोजगारी के लिए परेशान है, वो आपने उनको खाना देना बंद कर दिया है, वो 2 वक्त की रोटी के लाले के नीचे पड़ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोज वो नया सैनिटाइजर खींच कर बांधेंगे और मुंह पर लगाएंगे। वो एक ही सैनिटाइजर को 6 से
7-7 दिन यूज कर रहे हैं और उसकी प्रोटेक्शन हो भी नहीं हो रही है, कौन जांच करेगा। और जहां तक वेंटिलेटर की बात है, सरकार जो बनवा रही है, आपके सामने पहले भी जो इन्होंने एजीबी हेल्थ केयर कंपनी से वेंटिलेटर बनवाए थे, उसकी हर जगह से शिकायत आई। हजारों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड से उनको दिया गया, उसके बावजूद लास्ट में उनको क्लीन चिट देकर उनको बचा लिया गया। चाहे उनकी कंप्लेंट मुंबई में हुई, चाहे उनकी कंप्लेंट दिल्ली में हुई, जहां जहां भी उन्होंने मशीनें भेजी, कंप्लेंट आई, उसके बावजूद हमने उनको बचा लिया क्योंकि वो हमारे भाई बंधु थे। तो इस तरीके का संरक्षण अगर सरकार करेगी तो जनता जनार्दन कहाँ जाएगी। और जिस तरह से नेहरा जी कह रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने पब्लिक को राम भरोसे छोड़ दिया है कि आप अपनी सेहत के, अपनी हेल्थ के, अपनी बीमारी के खुद जिम्मेदार है। हमारे हाथ खड़े हैं, आपको काम करना है करो, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करनी है ना करो। हम तो इस तरीके से ही चलेंगे और हम ना डाटा डिस्क्लोज करेंगे, ना हम ये बताएंगे कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं। रोज डाटा आना चाहिए, नहीं आ रहा तो डाटा तो बिल्कुल भी पता नहीं। ठीक है, इसके लिए लोग लिमिट होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि शायद रंजीता जी, अब नहीं फैल ठीक रहे। है रंजीता जी, अब आपकी इसी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी होगी। बहुत शुक्रिया रंजीता जी अपना समय निकालने के लिए। अमित नेहरा जी आपका बहुत शुक्रिया, रेणु भाटिया जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस पर लगाम लगाना, इसके रफ्तार पर काबू पाना, ये भी सरकार का ही काम है और देखना यह है कि इसका जो रास्ता है वो सरकार किस प्रकार से निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।